In this lecture, we discuss process concurrency. We have discussed what is the main objective of a operating system. Operating system main objective is to efficient utilization of the resources. There is various type of resources: memory, process, I/O devices. Process concurrency means process concurrency is one of the techniques in which the operating system utilizes its all resources optimally. प्रोसेस कंकरेंसी एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम अपने जितने भी रिसोर्स है वो ठीक से और अच्छा एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है. प्रोसेस कंकरेंसी में हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस कंकरेंट प्रोसेस दैट मीन्स कि एक साथ बहुत सारा प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होता है. आपके पास तो सीपीयू एक ही है, लेकिन बहुत सारा प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होता है. एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करने पे सीपीयू में एक ही बार में सीपीयू एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन अगर कंकरेंट प्रोसेस की बात बोलेंगे तो ये कैसे होता है. तो इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस हाउ प्रोसेस कंकरेंसी इज एग्जीक्यूटेड, व्हाट इज द प्रॉब्लम जनरेटेड, दैट इज ए वेरी मेजर प्रॉब्लम जनरेटेड, इट इज नोन एज क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. अब ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हम लोग कैसे एलिमिनेट करते हैं यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिथम. तो ये सारे जो टॉपिक है इसमें हम लोग आज देखेंगे, डिस्कस करेंगे. बैकग्राउंड अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं सीपीयू सीडीडी प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में. हम लोग दो तरह का प्रोसेस देखे हैं, एक प्रीएम्प्टिव, दूसरा नॉन प्रीएम्प्टिव. प्रीएम्प्टिव प्रोसेस में क्या होता है कि एक प्रोसेस अगर सीपीयू में एंटर हो जाता है उसको खाली भी किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है यूजिंग ए एंड बाय रिप्लेस इट कैन मे बी रिप्लेस्ड विथ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस व्हिच हैज हायर प्रायोरिटी. और it is round robin scheduling. The preemptive the process which is executing the processor can be preempted. नॉन प्रीएम्प्टिव में ये प्रॉब्लम नहीं होता है. नॉन प्रीएम्प्टिव में जो प्रोसेस एक बार एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूशन में जाता है, वो पूरा टाइम इसका कंज्यूम होता है, उसके बाद ही ये दूसरा प्रोसेस इसको रिप्लेस करता है. तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में जो नया प्रोसेस एग्जीक्यूट, जो पहला जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है उसको हम लोग अगर हटाएंगे तो उसमें मेजर ओवरहेड होता है. और कॉन्करेंट प्रोसेस में ये जरूरी भी है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी आता है जो कि हम लोग आगे देखेंगे, जिसको कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. कुछ प्रोसेस माइग्रेटरी होता है, जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में मान लीजिए कि प्रोसेस मेमोरी में या प्रोसेस मैनेजमेंट में इसके पास बहुत सारा प्रोसेस है जो कि एग्जीक्यूशन के लिए उसको रिसोर्स नहीं मिल रहा है, तो प्रोसेस दूसरा सिस्टम में माइग्रेट कर जाता है. ये प्रॉब्लम होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी बहुत सारा सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में एग्जीक्यूट होता है, इसीलिए ये एक प्रॉब्लम है. माइग्रेटरी प्रोसेस में क्या होता है कि कॉन्करेंट जो प्रोसेस है वो पहले मान लीजिए कि कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है और दूसरा प्रोसेस भी उसी सिस्टम में आ गया, तो जो कॉन्करेंट जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है और जो माइग्रेटरी प्रोसेस है वो दोनों एक साथ एग्जीक्यूट करना चाहेगा. एंड हाउ इट इज मैनेज्ड. नॉन माइग्रेटरी में ये प्रॉब्लम नहीं आता है. नॉन माइग्रेटरी में सेम सिस्टम में प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है. जब भी प्रोसेस अगर उसको रिसोर्स नहीं मिल रहा है तो वो कुछ देर के लिए वेट करना पड़ता है. कभी कभी ये होता है कि एक सेम मेमोरी स्पेस को हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, उसको उसमें मेमो जैसे कि शेयर डेटा मीन्स एक डिस्क में कोई डेटा रखा हुआ है और उसको हम लोग रीड कर रहे हैं, तो कॉन्करेंटली अगर एक्सेस करेंगे, अगर उसमें हम रीड करेंगे तो वो एक तरह का कॉन्करेंट एक्सेस है. अगर हम लोग राइट करेंगे सेम डेटा को तो भी कॉन्करेंट, वो भी एक तरह का कॉन्करेंट एक्सेस है, रीडिंग एंड राइटिंग प्रोसेस. तो इसमें भी ये भी कॉन्करेंट प्रोसेस है.
मेंटेनिंग डेटा कंसिस्टेंसी रिक्वायर मैकेनिज्म टू एंश्योर ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेस। जितने भी प्रोसेस है, अगर हम लोग कहेंगे कॉन्करेंट प्रोसेस है, तो दिस आर द कोऑपरेटिंग प्रोसेस। एक दूसरे का साथ लिंक होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन होना चाहिए। कोई प्रोसेस अगर इन कर रहा है तो दूसरे प्रोसेस को ये मैसेज जाना चाहिए कि हम अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तुम अभी मत आओ। इस तरह से दूसरा प्रोसेस, इससे सेकंड प्रोसेस अगर एंटर करेगा तो वो देखेगा कि प्रोसेसर का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अगर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ तभी वो प्रोसेस एंटर करेंगे प्रोसेसर। तो इस तरह से एक कोऑपरेटिंग एनवायरनमेंट का क्रिएट होता है। तो ये सारे चीज जो है ये एक तरह का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कॉन्करेंट प्रोसेस कॉन्करेंसी में। कॉन्करेंट स्टेटमेंट, हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें कॉन्करेंट स्टेटमेंट क्या होता है उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहे हैं। जैसे ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें 4 स्टेटमेंट है। a is equal to x plus y, b is equal to z plus 1, c is equal to a minus b and d is equal to c plus 1। S1 में जो डेटा, S1 का जो स्टेटमेंट है a के लिए x और y का जरूरत है और स्टेटमेंट 2 में b के लिए z का जरूरत है। तो दोनों जो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में कोई इंटरडिपेंडेंसी नहीं है। दैट इज a इज नॉट रिक्वायर्ड b और b इज नॉट रिक्वायर्ड a। तो इसलिए a और b एक साथ एग्जीक्यूट हो सकता है। और c स्टेटमेंट नंबर 3 को देखने से लगता है c के लिए a और b दोनों का डेटा जरूरत है, इसलिए c को वेट करना पड़ेगा जब तक a और b एग्जीक्यूट ना हो जाए। और इसके बाद d के लिए स्टेटमेंट नंबर 4 के लिए d को स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूशन जरूरी है, इसलिए d इज डिपेंडेंट ऑन c and c is dependent on both a and b। हम लोग डिपेंडेंसी ग्राफ इसमें एक देखेंगे, जैसे कि S1 S2 इस साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन हो रहा है और S1 S2 का जो वैल्यू है वो S3 में आ रहा है और फिर S4 is dependent on S3। दिस इज द डिपेंडेंसी ग्राफ डिपेंडेंसी डायग्राम। अब हम लोग कैसे डिपेंडेंसी फाइंड करते हैं, ये एक टेक्निक्स है। हम लोग पहले फाइंड करेंगे रीड सेट डेटा, दैट इज वैल्यू आर ओनली रेफर्ड एंड नॉट मॉडिफाइड। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो वैल्यू है, जैसे कि x और y, जैसे स्टेटमेंट नंबर, ये जो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है, इसमें x और y का वैल्यू मॉडिफाई नहीं हो रहा है। किसका वैल्यू मॉडिफाई हो रहा है? a का वैल्यू। देयरफॉर x एंड y आर ओनली रेफर्ड वैल्यू एंड नॉट मॉडिफाइड वैल्यू। इसी तरह से स्टेटमेंट b में z का वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रहा है, b का वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए z इज रेफर्ड वैल्यू एंड नॉट मॉडिफाइड। इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 में x एंड y, स्टेटमेंट नंबर 1 में x y इज ए रीड सेट वैल्यू एंड a इज ए राइट सेट वैल्यू। हम लोग राइट सेट वैल्यू को फिर से देखते हैं क्या कहता है राइट सेट वैल्यू। राइट सेट वैल्यू में वैल्यू आर ओनली रेफर्ड एंड मॉडिफाइड। जैसे कि यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे a का वैल्यू हम रेफर्ड भी कर रहे हैं, स्टेटमेंट में a है और a का रेफरेंस भी ले रहे हैं और a का वैल्यू मॉडिफाइड भी कर रहे हैं। a का वैल्यू प्रायर कुछ वैल्यू होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद a का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो 2 तरह का सेट है, एक हो गया रीड सेट, दूसरा हो गया राइट सेट। ये हो गया अलग अलग सेट, अलग अलग स्टेटमेंट के लिए अलग अलग सेट। जैसे रीड सेट 1, स्टेटमेंट नंबर 1 के लिए आपका 2 वेरिएबल है x और y, ये हो गया रीड सेट के लिए। और स्टेटमेंट नंबर 1 के लिए राइट सेट का वैल्यू हो गया a। इस तरह से स्टेटमेंट नंबर 2 के लिए रीड सेट का वैल्यू है z और स्टेटमेंट नंबर 2 के लिए राइट सेट का वैल्यू हो गया b। इस तरह से स्टेटमेंट नंबर 3 के लिए a और b हो गया
रीड सेट का वैल्यू, क्योंकि इस स्टेटमेंट के थ्रू ए और बी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है और सी का वैल्यू चेंज हो रहा है, इसीलिए सी हो गया राइट सेट। इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कौन रीड सेट वैल्यू है, कौन राइट सेट वैल्यू है। इससे हम एक प्रिंसिपल जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि इन बिट इफ रीड सेट ऑफ आई intersect and right set of j is equal to phi. That means the right set और read set का जो अलग अलग सेट का जो इंटरसेक्शंस है, अगर वो फाई होगा मतलब नल सेट होगा, मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, तो दे विल बी कॉन्करेंट। जैसे कि पहला स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, रीड सेट RS1 XY है और WS1 A है, तो ये दोनों में कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट S1 एंड S2 कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकता है। सिमिलर स्टेटमेंट है, जैसे कि यहाँ पे राइट सेट ऑफ राइट ऑफ वन सेट एंड रीड ऑफ अनदर सेट इज ऑल्सो ए नल सेट। और इस तरह से राइट सेट ऑफ वन सेट एंड राइट सेट ऑफ अनदर सेट इज ऑल्सो ए नल सेट। ये जो तीन स्टेटमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट्स का अगर वैल्यू अगर फाई आता है मतलब नल सेट है, मतलब दोनों में से कोई एक भी टर्म कॉमन नहीं होता है, तो कॉन्करेंटली ये एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे कि ये S1 और S2 में आप लोग देख रहे हैं कि इसमें रीडिंग ऑफ वन सेट एंड राइटिंग ऑफ अनदर सेट have no common values. Also, writing of one set and writing of another set should also not be a common value. Then this will execute concurrently. And the last statement जो लिखे हैं, read set of one set, read of one set and read of another set. It is not a phi. That is, reading process is हम concurrently use कर सकते हैं। रीडिंग में कोई कॉमन या अनकॉमन का बात नहीं है, कॉमन होने से भी हम लोग कर सकते हैं या अनकॉमन होने से भी कर सकते हैं। दिस आर द रूल्स फॉर डिफाइनिंग कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स। Concurrency using fork and join. Fork statement create a new process, that is child process. I discuss it in a system call. There is another system called join. Join two or more child process. The fork और join statement ये बहुत important system call है, यूनिक्स में हम लोग यूज करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करना, न्यू प्रोसेस को क्रिएट करना, और न्यू प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो फिर से सबको ज्वाइन करना एक साथ। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक प्रेसिडेंस ग्राफ है। ये प्रेसिडेंस ग्राफ कोई स्टेटमेंट्स के थ्रू ड्रॉ किया गया है, जैसे कि हम लोग लास्ट स्लाइड्स में देखे हैं कि एक प्रेसिडेंस ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसी तरह से ग्राफ ड्रॉ किया गया है। इसमें 7 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4, P5, P6 and P7. P1 is the process and P2 and P3 it's child process. P1 is starting process, and after the execution of P1, the 2 child process will be created, P2 and P3. Similarly, at the end there is 3 concurrent process, that is P5, P6 and P3. These 3 concurrent process are joined together, and again a statement, that is a process P7 will be executed. This process may consist of a single statement or a multiple of statements or a procedure call. इसको हम लोग प्रोग्रामेटिकली कैसे लिख सकते हैं, जैसे कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग कैसे इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। इसमें हम लोग काउंट इज इक्वल टू 3 इनिशियलाइज किए। काउंट एक वेरिएबल है
काउंट वेरिएबल हम लोग डिसाइड करते हैं कि लास्ट में जो प्रोसेस है कौन कौन कितना प्रोसेस को एक साथ मार्च किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे P5, P6 और P3 तीन प्रोसेस है जो कि एक साथ ज्वाइंट हो रहा है, इसीलिए काउंट को हम लोग 3 से इनिशियलाइज किए हैं। फर्स्ट प्रोसेस है P1. P1 is executing, so we write it here P1. Then 2 new processes created. One is P2 and P3. Now P2 is executed in separate memory space and P3 is executed in separate memory space. So there is a fork statement. Fork I executed. Fork statement create 2 process. यहाँ पे fork L1 एक लेवल है। L1 जो लेवल है उसमें P3 का कोड लिखा हुआ रहेगा और P2 इसका जो पेरेंट प्रोसेस है उसी में एग्जीक्यूट कर रहा है। इसके बाद P4 ये भी पेरेंट प्रोसेस में है। P4 के बाद फिर से 2 और प्रोसेस है जो कि P5 एंड P6 दे आर चाइल्ड प्रोसेस। सो देयर इज ए फॉर्क स्टेटमेंट, फॉर्क L2 एक अनदर लेवल है और एक लेवल है, इसमें P6 का कोड लिखा रहेगा। इसमें देख रहे हैं कि 3 अलग अलग प्रोसेस है, एक पेरेंट प्रोसेस और 2 चाइल्ड प्रोसेस L1 लेबल्ड एज L1 L2। दिस इज ये पेरेंट प्रोसेस है और ये 2 चाइल्ड प्रोसेस है। P5 जैसे P6 चाइल्ड प्रोसेस में रन करेगा तो P5 पेरेंट प्रोसेस में ही है और इसके बाद तीनों प्रोसेस का जब एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो तीनों को ज्वाइंट करना है। दैट इज तीनों प्रोसेस का मतलब हो गया P5, ये हो गया P5, P3 और P6, ये तीनों प्रोसेस एक साथ ज्वाइंट होगा तो इसलिए लिखा गया ज्वाइंट काउंट। ज्वाइंट काउंट इज एग्जीक्यूटेड इन लेवल L3। काउंट कैसे कैलकुलेट होता है, जब ज्वाइंट के साथ हम लोग काउंट यूज करते हैं कैसे कैलकुलेट होता है उसको हम लोग अभी देखेंगे। इसके बाद जैसे ये ज्वाइंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो तीनों प्रोसेस, बाकी तो जो प्रोसेस है उसको भी ये लेवल 3 के साथ जोड़ना होगा, इसीलिए लिखा गया गो टू L3। ये भी गो टू L3। इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लास्ट पेरेंट प्रोसेस का लास्ट स्टेटमेंट हो गया P7 एंड एंड। नाउ हाउ काउंट इज एग्जीक्यूटेड। काउंट इज इक्वल टू काउंट -1। जब भी एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे P3 का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया तो गो टू L3, तो ज्वाइन काउंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो काउंट को काउंट -1 से अपडेट किया जाएगा। इफ काउंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन क्विट। जैसे कि अभी काउंट का वैल्यू कितना है 3, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट -1 कितना हो जाएगा 2। तो हेंस काउंट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज 2, तो प्रोसेस 3 विल बी क्विट। जैसे P3 विल बी क्विट, अनदर प्रोसेस इज स्टिल इन क्यू। इसके बाद फिर P6 जो L2 लेवल से L3 में जाएगा, गो टू L3 लिखा हुआ है। नाउ द P6 again for P6 the count is equal to count minus will be executed. Now count पहले क्या था 2 था, अब काउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो काउंट इज नॉट इक्वल टू 0 then quit, that is this process will be deleted. Now again P5 is still executing. For P5
count is equal to count minus 1, it is executed. Since P5 is also joined, so now the count is equal to 0. Count is equal to 0, and hence this level will be stopped, and then last statement P7 will be executed. In this way the concurrent concurrent algorithm is written and it is executed. Now this is producer consumer process. Producer consumer process means producer produces an item and consumer consume it. अब प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है आइटम्स को वो कोई जगह में रखता है जिसका नाम है बफर, और कंज्यूमर बफर से एक एक करके आइटम लेता है और उसको कंज्यूम करता है. अगर बफर का साइज बहुत बड़ा होगा तो प्रोड्यूसर कितना भी आइटम प्रोड्यूस कर ले उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, बफर फुल नहीं होगा, और कंज्यूमर का जब टाइम मिलेगा वो कंज्यूम करेगा. लेकिन बफर का जो है साइज बाउंडेड होता है, बफर का लिमिटेशंस होता है, तो इसीलिए एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रोसेस को में कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट होता है. अगर फर्स्ट कंज्यूमर है, अगर मान लीजिए कि प्रोड्यूस बहुत ज्यादा हो रहा है और कंज्यूम बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो देयर विल बी लॉस ऑफ डेटा और आइटम. अगर रेट ऑफ कंज्यूमर बहुत जल्दी जल्दी उसको कंज्यूम कर ले रहा है और रेट ऑफ generating the items by the producer is low, then consumer has to wait. तो ये दो अलग अलग स्टेट है एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के लिए. प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम प्रोसेस में सबसे बड़ा एग्जांपल है कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर. जैसे कि कंप्यूटर्स में जब हम लोग प्रिंट का कमांड देते हैं तो वो प्रिंटर बफर में जाके स्टोर होता है और एक एक करके कंप्यूटर्स का जो डेटा है वो प्रिंटर बफर में जाता है और प्रिंट होता है. दिस इज ए एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रोसेस. अब बाउंडेड बफर से हम लोग कैसे ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. ये एक एल्गोरिदम है. एक प्रोड्यूसर प्रोसेस होगा और दूसरा कंज्यूमर प्रोसेस होगा. मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रोड्यूसर्स एक आइटम को बफर में रखेगा और बफर में तब तक रखेगा जब तक बफर का साइज फुल ना हो जाए. इसी बीच में अगर कंज्यूमर कोई कंज्यूम करता है तो बफर का साइज बफर में से आइटम कंज्यूमर चला जाएगा, इसीलिए बफर में और ज्यादा स्टोर किया जा सकता है. तो प्रोड्यूसर आइटम को प्रोड्यूस करके बफर में रखेगा और कंज्यूमर आइटम को कंज्यूम करने के बाद उस बफर का स्पेस को डिलीट कर देगा. तो ये इसका मेन प्रिंसिपल है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का. तो इसमें हम लोग डेटा स्ट्रक्चर लिए हैं. डेटा स्ट्रक्चर पहले एल्गोरिदम लिखने से पहले जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उस डिफाइन किया गया है. इसमें आइटम टाइप आइटम एक रिकॉर्ड टाइप डेटा, बफर का साइज यहाँ पे लिया गया है 0 to n-1, that is n number of item can be inserted into the buffer. There is 2 pointer, one is in, another is out. इसका भी साइज इसका भी काउंट का जो साइज है ये 0 से लेके n-1 तक होगा जितना कि बफर का साइज है. There is a counter which will count the number of items. और इसको जो हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं सबको इनिशियल वैल्यू हो जाएगा. इन जो काउंटर है आउट और काउंटर का वैल्यू 0 से इनिशियलाइज किया जा रहा है. ना प्रोड्यूसर प्रोसेस कैसे होता है. प्रोड्यूस एन आइटम इन द नेक्स्ट पी. नेक्स्ट पी एक एरिया एक लोकेशन है उसमें वो स्टोर होगा. ये नेक्स्ट पी प्रोड्यूसर के लिए है, नेक्स्ट प्रोड्यूसर आइटम के लिए ये दिखाया गया है. ये एल्गोरिदम व्हाइल काउंटर इज इक्वल टू n डू नो ऑपरेशंस.
अगर इस तरह से ये चलते चलते मान लीजिए कि आइटम प्रोड्यूस करते करते वो पूरा भर गया और काउंटर का साइज n में आ गया, तो डू नो ऑपरेशंस, क्योंकि काउंटर n तक पहुंच गया मतलब बफर फुल हो गया, देयर विल बी नो ऑपरेशंस। अगर नहीं होता है इन नो ऑपरेशंस मतलब ये लूप बंद हो जाएगा। और अगर नहीं होता है मतलब ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स होता है तो ये स्टेटमेंट जैसे बफर इन इज इक्वल टू नेक्स्ट पी, तो बफर जो एरे है उसको काउंटर जो हम लोग इन से इनिशियलाइज किए हैं, इन वेरिएबल से एक्सेस कर रहे हैं, उसमें नेक्स्ट पी का जो वैल्यू है वो चला जाएगा। नेक्स्ट पी क्या है? प्रोड्यूसर का जो आइटम है वो जो प्रोड्यूस हुआ है वो। और इनका जो इंक्रीमेंट कैसे होगा? इन प्लस वन मॉड एन, क्योंकि ये बफर सर्कुलर बफर है और सर्कुलर एरे जैसे कि होता है वो सर्कुलर बफर है, तो इन प्लस वन मॉड एन, क्योंकि बफर का साइज फिक्स्ड है इसीलिए इन प्लस वन मॉड एन लिखा गया है। अगर मान लीजिए कि बफर का साइज 10 है तो जब 10 तक ये पहुंच जाएगा तो इनका साइज फिर से 0 में आ जाएगा, दैट इज 10 प्लस 1 मॉड 10 दैट इज 1, तो बफर का साइज फिर से 1 हो जाएगा। अगर बफर का साइज 5 है तो 5, अगर इनका साइज अगर 4 है तो 4 प्लस 1 मीन्स 5 मॉड 5, तो अगेन इट विल बी 0, तो फिर से बफर 0 में चला जाएगा, 0 का पोजीशन ले लेगा। और काउंटर का साइज एक आइटम्स प्रोड्यूस हो रहा है और बफर में जा रहा है और काउंटर का जो इंक्रीमेंट एक एक करके हो रहा है। और ये जो प्रोसेस है ये अनटिल फॉल्स जब तक नहीं हो जाएगा ये चलते रहेगा। इसके बाद ये है कंज्यूमर प्रोसेस। कंज्यूमर प्रोसेस में एक एक करके कंज्यूम होते जाएगा और काउंटर का वैल्यू एक एक करके डिक्रीमेंट करते जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि व्हाइल काउंटर इज इक्वल, जैसे मान लीजिए काउंटर का वैल्यू अगर 0 है तो बफर खाली है, तो इसलिए डू नो ऑपरेशंस, तो कोई ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो नेक्स्ट सी एक जगह है जहां पे जो कंज्यूम प्रोसेस को रखा जाएगा, जैसे बफर आउट, बफर जो एरे है उसमें जो आइटम स्टोर किया हुआ है उससे एक एक आइटम नेक्स्ट सी में मतलब कंज्यूमर एरिया में रखा जाएगा। और आउट पॉइंटर जो है वो एक एक करके इंक्रीज कर दिया जाएगा। काउंटर का वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट किया जाएगा, जैसे कि वहां पे काउंटर का वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रहा है मतलब प्रोसेस दैट इज आइटम इज प्लेस्ड इनटू द बफर एंड काउंटर इज इक्वल टू काउंटर -1, दैट मीन्स एक एक आइटम्स को कंज्यूम हो रहा है, तो इसलिए काउंटर इज इक्वल टू काउंटर -1। नाउ कंज्यूम द आइटम इन नेक्स्ट सी, जितने भी कंज्यूम हो रहा है वो कंज्यूमर एरिया में एक लोकेशन है नेक्स्ट सी, उसमें स्टोर किया जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होते जाएगा जब तक ये फॉल्स ना हो जाए, मतलब इसका एंडिंग का जो कंडीशन है वो जब तक फॉल्स नहीं होगा ये चलते रहेगा। इसमें 2 स्टेटमेंट हम लोग यूज किए हैं, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +1 फॉर प्रोड्यूसर प्रोसेस एंड काउंटर इज इक्वल टू काउंटर -1 फॉर कंज्यूमर प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस एटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। एटोमिकली मीन्स ये काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +1, ये हाई लेवल लैंग्वेज का हम लोग प्रोग्रामिंग का बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाएगा तो काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +1, इट इज नॉट ए सिंगल स्टेटमेंट, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो एटोमिकली मीन्स द काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +1, मान लीजिए कि 3 स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट हो रहा है तो तीनों स्टेटमेंट एक ही साथ एग्जीक्यूट होगा, तभी फिर ये प्रॉपर हो पाएगा। इस तरह से काउंटर इज इक्वल टू काउंटर -1 भी एटोमिकली एग्जीक्यूट होना चाहिए, मतलब इफ काउंटर इज इक्वल टू काउंटर -1 is breaked into 3 different or 4 different statements through assembly language programming, those 3 statement or 4 statement will execute in at the same time. How counter is equal to counter +1 is implemented?
Actually, counter is equal to counter plus 1. We write it in high level language like C, C++, Java, etc. It is implemented by the hardware through machine language or assembly language. How it is implemented, it is necessary to know. तब हमको पता चलेगा कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर में प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम जनरेट होता है. जैसे कि काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, जैसे कि हम लोग C++ लिखते हैं काउंटर प्लस प्लस. इसमें एक रजिस्टर का जरूरत होता है. जब भी हम लोग असेंबली लैंग्वेज में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू ए इज कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर 1. हम लोग रजिस्टर 1 ले रहे हैं. रजिस्टर 1 में भी in assembly language it may be AX register or PX register etc. It is named as register 1. Register 1 is initialized with counters value. Then register is equal to register plus 1, and again the register whatever updated register 1 value that is again copied into counter. In this way the counter plus plus, that is counter is equal to counter plus 1 is implemented. It requires 3 statements. Similarly, for consumer process, another register is required, register 2. Now, register 2 is initialized with counters value, and then register is decremented by 1, and again the register 2 value of register 2 is copied into counter. So counter minus minus is also required. It was also required 3 assembly statements. But what is the problem generated by these statements? 3 statements in producer process and 3 statements in consumer process. We'll see it in the next lecture. Now the summary is what is process concurrency. A concurrent process, how it is executed. Process concurrency is a mechanism to efficient utilization of the resources when the process are concurrently executed with the help of a producer consumer problem. We see it. The producer जो है produce कर रहा है, consumer consume कर रहा है. हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारा इस तरह का प्रोसेस देखेंगे जो उसमें कॉन्करेंट एग्जीक्यूट होता है. कॉन्करेंसी डज नॉट मीन्स दैट पैरेलल एग्जीक्यूशंस. कॉन्करेंसी मीन्स दैट द टाइम इज एलोटेड टू ए प्रोसेस. If a multiple process executed, a time slot is allocated to different process, but if it is migratory or preemptive in nature, then the process which is executing in the processor that must be released. At the time of release, there should be a cooperative mechanism, that is producer should cooperate between one another so that the all process can be executed in the orderly in an orderly way. What is the next? In the last, we discussed what is the problem in producer consumer process. We'll see in the next lecture what is the problem in producer consumer process. It is a very well defined problem in operating system. It is critical section problem. How it is generated and what are the solutions of the critical section problem. We'll see in the next lecture. Thank you.